बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर है और जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसमें से दो सवाल सिर्फ आते हैं और ये सवाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कई दफ़ा आ चुके हैं। इसका आसान मतलब ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इंसान के अंदर मौजूद जो जीन्स है टोटल, उन जीन्स के बारे में ये प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है दैट इज मैसिव एफर्ट ओरिजिनली फाउंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ये आपने याद रखना है कि यूएस गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर उन्होंने काम किया and now increasingly by US pharmaceutical companies to map human chromosomes। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो ह्यूमन क्रोमोसोम को बना रही हैं, उसके ऊपर काम कर रही हैं। अब इसके ये जो काम है ये नॉन प्रॉफिट और प्रॉफिट बायोकेमिकल जो लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर ये हो रहा है और इसके मेजर जो होते हैं वो याद रखिएगा दो गोल्स होते हैं। पेपर के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका जो पहला गोल है बड़ा आसान आपको समझा देता हूं कि ये पहला जो गोल इसका है वो है टू कंस्ट्रक्ट अ जेनेटिक मैप। ये पहला इसका गोल है कि टोटल जो जीन्स हैं किसी भी जानदार के अंदर, वो टोटल जीन्स कौन से हैं उसे हम कहते हैं क्या, उसको जेनेटिक मैप कहते हैं। तो पहला गोल जो है वो ये था। इसके the aim is to show the sequence of the genes along the length of each type of the chromosome। कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स का सीक्वेंस है कि पहला जीन्स कौन सा है, दूसरा जीन्स कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और जैसा कि हमारी किताब में डायग्राम में दिया हुआ है, एक्स क्रोमोसोम की डायग्राम यहाँ दी हुई है, तो ये आप यहाँ पर मेंशन होगा कि डिफरेंट तरह के इसके अंदर जो है वो जो जीन्स हैं वो बताए हुए हैं कि ये जीन जो है फलां काम करता है, ये जीन फलां काम करता है। और ये लिखा हुआ है कि when the DNA sequence of the human chromosome number 22, one of the smallest human chromosome, ये पेपर का MCQ है कि सबसे smallest human chromosome कौन सा होता है, वो chromosome number 22 होता है, was completed in 1999। It became possible for the first time to see exactly how genes are arranged along the entire vertebrate chromosomes। It means यहाँ पर हमने जीन्स की अरेंजमेंट को देखना है कि जीन्स अरेंज किस तरह से हुए हैं। With the publication of the entire human genome in the 2001, the genetic landscape of the human chromosomes suddenly came into sharp focus, or the sharp quantity of the information is provided by the Human Genome Project is unprecedented in biology। So याद रखिएगा कि टोटल जो क्वांटिटी है, जो जीन्स की क्वांटिटी है, ये मींस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी है, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता चली है। और ये आपकी टेक्स्ट बुक का डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, ये एक्स क्रोमोसोम है और इसके ऊपर मौजूद जो डिफरेंट यहाँ पर ये डिजीज मेंशन है कि अगर ये क्रोमोसोम का ये वाले जीन्स डिस्टर्ब हो जाए तो उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है जी। ये जो रेटिनेटस जो पिगमेंटोसा ये जो बीमारी होती है इसके अंदर ये होता है, ये बहुत करीब से जो है वो बड़ी मुश्किल से नजर आता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल नजर नहीं आता, नजर आता है लेकिन ये बहुत करीब से आता है, दूर तो नजर आता ही नहीं है। इसके अलावा the map for each chromosome is presently incomplete, and in many instances scientists rely on the placement of RFLPs। It means हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि RFLP क्या है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये कैसे बनते हैं, ये फ्रेगमेंट्स तो डीएनए हैं और ये बनते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है जी। और इसकी वजह से हम डिफेक्टिव जीन का पार्ट निकालते हैं कि जीन का कौन सा जो सीक्वेंस है वो खराब है, उसके बाद फिर हम वो वाला पार्ट जो था वो रिप्लेस करते हैं, जिसे आप जीन थेरेपी कहते हैं, जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। For example, it is known that persons with a Huntington disease have a unique site where a restriction enzyme cuts DNA। अब ये जो बताया हुआ है कि यहाँ पे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
उसने डीएनए को किस जगह से इकट्ठा किया, खास जगह है। और जो हंटिंगटन डिजीज है ये आपके सामने डायग्राम में शो किया हुआ है यहाँ पे कि इसके अंदर ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो आपको नजर आ रही है वाला, ये जो सीक्वेंस है ये बताया हुआ है कि यहाँ पे कि इसके अंदर जो है वो ये सीक्वेंस अगर चेंज होगा, ये म्यूटेंट है यहाँ पे, पॉलीग्लूटामीन जो है ये इसके अंदर जो सिंथेसाइज कर रहा है और इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मतलब ये कि अल्टरनेट उसका जिस तरह से सिकल सेल एनीमिया में है वैसे ही यहाँ पे है कि सीक्वेंस के डिस्टर्ब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे CAG जो है वो दोबारा से रिपीट होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। और हंटिंगटन डिजीज क्या होती है ये बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर जो है इंसान की बॉडी की पोजीशन एक जगह पे नहीं रहती, वो एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकता, उसके हाथ, उसके हेड, उसके पाँव हर वक्त मूव करते रहते हैं। और वो इवन जो गिलास है उसको भी मेज से उठा के अपने मुंह की तरफ लेके आएगा तो वो उसके हाथ जो है वो कांपेंगे नहीं, बल्कि उसके हाथ जो है वो राइट लेफ्ट इस तरह से मूव करेंगे कि वो शायद के गिलास जो है वो आधा जो है उसका पानी जो है चलो गिर जाए और आधा जो है उसके पास बच जाए। मतलब है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो उसकी बॉडी जो पोस्चर नहीं बल्कि बॉडी की जो पोजीशन है एक किस्म की, मतलब वो अगर बैठा हुआ है तो उसकी बॉडी के जो हाथ है, हेड है, पैर है, वो हर वक्त जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसे हम हंटिंगटन डिजीज कहते हैं। ये हेरिडिटरी डिजीज है। इसका जो ऑनसेट है वो आपको बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसका जो ऑनसेट है वो लेटर इन लाइफ नजर आता है। ये नहीं होता कि बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते ही उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। सेकेंड गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज टू कंस्ट्रक्ट द बेस सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने जीन को मालूम कर लिया, जीन्स की तरतीब क्या है, अब उसके बाद हर जीन के अंदर मौजूद जो बेसेस हैं उनके सीक्वेंस को हमने मालूम करना है। और पता ये चला कि तकरीबन जो है एक इंसान के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स पाए जाते हैं। इट इज एस्टिमेटेड इट कैन होल्ड an encyclopedia of 200 volumes और जिसके अंदर 1000 पेजेस होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एक वॉल्यूम के अंदर, एक किताब के अंदर 1000 पेज है, उस तरह के 200 वॉल्यूम जो है वो उस किताब के बनेंगे। तो ऑलमोस्ट इतने जो है वो जो बेस सीक्वेंस पाए जाते हैं एक इंसान के अंदर। लेकिन अभी भी इसके ऊपर रिसर्च जो है वो जारी है। अब यहाँ तक हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है वो यही आता है कि व्हाट राइट डाउन द 2 गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो बस यही सवाल इसमें से आता है। नेक्स्ट है जी बायो, एक कंपनी है, आप पढ़ेंगे सेलिरा कंपनी है, तो उसने इसके ऊपर काम किया हुआ है और वो इंसान के जो टोटल जीन के सीक्वेंस है उसको मालूम कर चुकी है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ये बायोटेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, तीनों चीजें पढ़ेंगे डिटेल से इस लेक्चर के अंदर कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कैसे बनते हैं, प्लांट्स कैसे बनते हैं और एनिमल्स कैसे बनाए जाते हैं। नाम से जाहिर है कि ट्रांसजेनिक हम उसे कहते हैं जिसके अंदर आप फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि इसके अंदर हमने एक जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, लार्ज वैट्स होते हैं, इनके अंदर वैट्स का मतलब हाउस होता है। हम इन वैट्स के अंदर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम बनाते हैं और हम जो फॉरेन जीन होता है उसमें हम दाखिल करते हैं बैक्टीरिया के अंदर और उस तरह से वो बन जाते हैं ट्रांसजेनिक। सो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया सच एज इंसुलिन बनी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बने। ये इसका मतलब यूटिलाइजेशन है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से आप क्या बना सकते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन बना जो एक्टिवेटर होता है, और हीमोफीलिया फैक्टर 5 बना। हीमोफीलिया बेटा वो बीमारी है जिसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जेनेटिकली। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई, तो ये इसी से बनाई गई। जो ये चीजें मार्केट में ये सारी चीजें अवेलेबल भी हैं। ये हम किस तरह से बना सकते हैं ट्रांसजेनिक, तो सपोज इंसान के सेल का जैसे
जीन लेते हैं इंसान के सेल के अंदर से, इंसुलिन का उस जीन को इंसर्ट करते हैं प्लाज्मिड के अंदर, कैरियर के अंदर, ये बन जाता है रिकम्बिनेंट। इसको हम डालते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया में ये हमारा फॉरेन जीन आ चुका है, इसलिए ये बन जाता है ट्रांसजेनिक बन जाता है। इसको हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं और फिर जितने बैक्टीरिया बनते हैं उसमें से हम इंसुलिन को सेपरेट कर सकते हैं, इंसुलिन को अलग कर सकते हैं। आपने एक जीन इंसर्ट किया, यहाँ हजारों जीन बनते हैं और उससे आप नंबर ऑफ इंसुलिन जो उसकी अमाउंट होती है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक मेथडोलॉजी है। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल और मजीद कहाँ पे होता है कि आप जो प्लांट्स के अंदर जो हम बैक्टीरिया को ऐड करते हैं, ये नॉर्मली वो पाए जाते हैं, तो जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं और उनके अंदर ये फ्रोस्ट प्लस से फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया जो होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो सरवाइव करते हैं। तो ये चीज हमारी किताब में ये लास्ट पैराग्राफ नहीं दिया हुआ, ये आपके समझाने के लिए बता दिया है कि आइस प्लस मतलब जो फ्रोस्ट प्लस होता है, तो ये प्रोटीन पाई जाती है ऑन द आउटर बैक्टीरियल सेल वॉल दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लिएटिंग कंटेंट्स फॉर आइस क्रिस्टल, मतलब आइस क्रिस्टल बनने में काम आती है। ये किस में होता है? ये पौधों में होता है। ये पौधों में कौन करते हैं? ये बैक्टीरिया करते हैं। तो ये लिखा हुआ है बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव ऑन दी प्लांट्स। These bacterial cell wall contain specific protein which is called INA protein। ठीक है जी, तो ये आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आपने इसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है। ठीक है जी, और ये आगे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन सेल वॉल में जो प्रोटीन पाई जाती है जो कि नेक्स्ट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में काम आती है इन प्लांट्स, मतलब प्लांट को सर्वाइव करने में काम आती है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं जो हम बना सकते हैं ट्रांसजेनिक, जो काम किसके लिए आते हैं कि वो इंसेक्ट टॉक्सिन के तौर पे काम करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी बनाते हैं। सो दीज बैक्टीरिया कैन बी सेलेक्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू डिग्रेड अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है जी, तो पार्टिकुलर सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, उसको डिग्रेडेशन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो बीचेस के ऊपर जो ऑयल स्पिल होता है तो उसे मारने के लिए भी हम लोग उसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं दे कैन बी यूज्ड एज बायोफिल्टर्स, और ये एयर को पोल्यूटेंट से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये जो कोल जो होती है उसमें से सल्फर को रिमूव करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये one such strain was given genes that allowed it to clean up the levels of toxin that would have killed other strains। अब स्ट्रेन जिनको ना पता हो, स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप किस चीज की? बैक्टीरिया की। तो एक बैक्टीरिया के अंदर हम जीन इंसर्ट करते हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया को जाके किल करता है, और यही बैक्टीरिया जो आगे लिखा हुआ है कि फर्दर दीज बैक्टीरिया वर गिवन सुसाइड जीन्स, फिर हम इनके अंदर सुसाइड जीन दाखिल करते हैं जो अपना काम परफॉर्म करने के बाद इन बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हम इनसे बना सकते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से, और वो जो ऑर्गेनिक के केमिकल्स हैं उनका नाम जो है वो न्यूट्रास्वीट होता है, वो हम बना सकते हैं। यहाँ ये मेंशन होगा इसमें, ये स्वीट इन टेस्ट है, ये वाला एमसीक्यू है कि ये होता है डाई पेप्टाइड होता है, ये याद रखिएगा, इसे हम न्यूट्रास्वीट कहते हैं। ये हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से बनाते हैं और ये पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा ये साइंसदानों ने कोशिश की कि दे आइसोलेटेड, अल्टर्ड एंड फॉर्म्ड अ वेक्टर फॉर द एप्रोप्रिएट जीन सो दैट वेरियस बैक्टीरिया कुड बी जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस फिनाइलएलानिन। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप जो आसान फाज में समझेंगे, सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ फिनाइलएलानिन। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, बैक्टीरिया को, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। एंड मेनी मेजर माइनिंग कंपनीज क्या होती हैं? जो कान कुनी वाली होती हैं, जिससे मादरियात निकलती हैं,
तो हम मादनियात को निकालते हैं जब तब वो क्या होते हैं कि वो गुड ट्रेस में या गुड ग्रेड सोर्स में नहीं होती, लो ग्रेड में होती हैं। तो लो ग्रेड का मतलब उसमें मिक्सचर होता है, सारी मादनियात इकट्ठी होती हैं। तो अगर हमने कॉपर सेपरेट करनी है, यूरेनियम सेपरेट करनी है, गोल्ड सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम इन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से हम इन चीजों को लो ग्रेड सोर्स से अलग कर सकते हैं इन मादनियात को। तो ये है इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल। ठीक है जी। तो ये बायो लीचिंग इसे कहते हैं, बायो लीचिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद जब हम प्लांट्स को ट्रांसजेनिक करते हैं तो ये तो टॉपिक बहुत ही आसान है। इसके अंदर जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि ट्रांसजेनिक हम अगर बैक्टीरिया बनाएंगे तो फॉरेन डीएनए ऐड करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाएंगे तो हम फॉरेन डीएनए इस्तेमाल करेंगे या जीन इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं टू इमैच्योर प्लांट एम्ब्रियोस। याद रखिएगा, जो उनका प्रोटोप्लास्ट होता है उसके अंदर हम लोग, प्रोटोप्लास्ट मींस विदाउट सेल वॉल, उसके अंदर हम जीन को दाखिल करेंगे और जो जीन आपकी पसंद का होगा, जो जीन एक खास मकसद के लिए होगा, खास चीज प्रोड्यूस करने के लिए होगा, तो ये जीन कैसे इंसर्ट किया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं प्रोटोप्लास्ट के अंदर और जिसकी वजह से उसमें पोर्स बन जाते हैं। उन पोर्स के जरिए से जो डीएनए होता है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। इससे ये लिखा हुआ नीचे कि टाइनी सेल्फ स्केलिंग होल्स बन जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से उसके अंदर से डीएनए जो होता है वो दाखिल हो जाता है। ये जो प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं ये कंप्लीट प्लांट के तौर पे काम करते हैं और इनका काम क्या होता है कि हम ऐसे, अब इनके यूटिलाइजेशन आ रही है कि हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते क्यों है। तो उसकी आसान तरीके से आपने याद रखना है कैसे कि ये इंसेक्ट टॉक्सिन के तौर पे भी काम करते हैं। मतलब ये कि हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं विच आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट आल्सो, मतलब है कि कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं जी, सिमिलरली सोयाबीन्स हैव बीन मेड रेजिस्टेंट टू कॉमन हर्बिसाइड्स। ठीक है जी। तो सोयाबीन ऐसे बनाए जा चुके हैं जिनके ऊपर हर्बिसाइड्स होते हैं वो असर नहीं करते। जो हम स्प्रे डालते हैं इसको, अब उसको मारने के लिए स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे होती है वो सोयाबीन के जो पैदावार के ऊपर असर नहीं डालती। इसी तरह से ये याद रखिएगा 99 के अंदर जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, क्रॉप्स को इस्तेमाल करके उन्होंने 70 मिलियन एकड़ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो प्लांटेशन की थी। और इसलिए की थी ताकि पैदावार बढ़ सके। और उनके अंदर इनने कहा था कि तकरीबन अगले 5 सालों के अंदर जो है ये चीज 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये जो पैदावार है 3 गुना हो जाएगी। किताब जैसे आपको मैंने पहले बताया हमारी 99 के बाद खामोश है, उसकी रिसर्च जो है, तो इसलिए अब आप बस दुआ करें। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर एग्री बिजनेस कंपनीज होती हैं वो उसके ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को प्लांट्स को बनाकर ये काम क्या कर रही हैं कि वीट की पैदावार को बढ़ा रही है। मतलब ऐसे बीज पैदा किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वीट की पैदावार बढ़ती है, राइस की पैदावार बढ़ती है, कॉर्न की पैदावार बढ़ती है। तो हमारा मकसद है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने का ताकि हम अपनी पसंद के जीन को दाखिल करके हम लोग पैदावार को बढ़ा सकें और रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें पॉपुलेशन के लिहाज से। और दूसरी बात ये है कि लिखा हुआ यहाँ से भी आप बता सकते हैं, आपके माइंड में आ जाएगा क्या बेहिसी है हमारे स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट की, कि यहाँ लिखा हुआ है दिस इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इफ द 2020 ग्लोबल डिमांड फॉर राइस, व्हीट एंड कॉर्न इज नॉट टू बी मेट। मतलब अभी सोच रहे हैं, हमारी किताब हम ये पढ़ रहे हैं कि 2020 की बात में मतलब वहां पे क्या ये डिमांड पूरी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, हालांकि वो गुजर चुका है। ठीक है जी। तो पर हमने जो सोचना है वो ये है कि राइस, व्हीट, कॉर्न और इनकी जो पैदावार है हम कैसे बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसी के साथ यहाँ ये दिया हुआ है कि वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट हैव कंटिन्यूड टू राइज सिंस द 1960 when special high yield hybrid plants were developed during so called green revolution। तो ये आपने याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक आया था जिसके अंदर 1960 के अंदर उन्होंने ये जो मुख्तलिफ ग्रेन्स मीन्स व्हीट है, कॉर्न है, राइस है, इनकी पैदावार को बढ़ाया था और ये कहा था कि
इतनी बढ़ जाएगी कि हर जो बंदा है उसे खुराक मुहैया होगी। लेकिन आगे लिखा हुआ है बट द पर कैपिटा का मतलब होता है एक जानदार के लिए। पर कैपिटा प्रोडक्शन हैज नाउ फ्लैटेंड, कि अब जो पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है वो मतलब है कि हो चुकी है कि उन्हें हर बंदे को कम अमाउंट में खुराक मिल रही है अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हम ऐसे प्लांट बनाएंगे जिनके अंदर ऐसे स्टोमेटा उनके अंदर अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, जिनके अंदर एबिलिटी ज्यादा होगी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी और पौधे ज्यादा खुराक बनाएंगे। और दूसरी बात ये बताई गई कि हम रोबिस्को एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है, जो कि आपने कैलेवन साइकिल में आपने पढ़ा, तो ये रोबिस्को एंजाइम के अंदर हम चेंज लेके आएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करे और उससे नेक्स्ट खुराक बन सके, ज्यादा से ज्यादा बन सके, तो पौधे ज्यादा पैदावार हासिल कर सके। मतलब है कि इसमें जो सहजन ने बताया, जो हमने उसमें पढ़ा कैलेवन साइकिल में, जिसे आप C3 पाथवे कहते हैं, वो कहते हैं कि हम C4 पाथवे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो रोबिस्को एंजाइम की अंदर चेंज लाने की वजह से होगा, जो ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाएगा किसे, ये देखें यहाँ पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करवाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैप्चर होगी जिसकी वजह से ज्यादा पैदावार होगी पौधे के अंदर। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि वीट भी इंट्रोड्यूस करवाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, और वो जो वीट है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होता है वो बनाता है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि हम ऐसे जो प्लांट के जरिए से हम ह्यूमन हार्मोन्स बना सकते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बना सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बेटा आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा हम एंटीबॉडीज भी हम बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो लिखा हुआ है, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी मेड बाय द कॉर्न कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप्स टू द ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ट्यूमर सेल्स के अंदर आप लोग उसमें डिलीवर करेंगे और उसके बाद फिर वहां से वो इस्तेमाल होगा। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है बोर्ड का, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सोयाबीन जो है दैट कैन बी यूज्ड एज ट्रीटमेंट फॉर जेंटल हर्पीज, वो सोयाबीन जिसके अंदर इन्होंने अल्ट्रेशन की है उसकी बात हो रही है। ठीक है जी। तो जेंटल हर्पीज चैप्टर 18 में आप पढ़ चुके हैं, ये हर्पीज वायरस की वजह से होती है। और इसके अलावा प्लांट मेड एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं, नो डाउट दे आर वेरी नो डाउट इनएक्सपेंसिव भी हैं, और इसके लिए हो सकता है कि कंटेमिनेशन भी हो जाए, और जो कंटेमिनेशन हम पैथोजन की जब हम करेंगे तो उसकी वजह से वो पैथोजन मर जाएंगे। तो अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम कैसे बना सकते हैं। नाम से जाहिर है ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, तो हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे अपनी पसंद के जीन्स को, और किस मेथड के जरिए से करेंगे वो अपने याद रखना है। वोल्टेक्स मिक्सर होता है, उसके जरिए से हम लोग जीन को इंसर्ट करते हैं, अपनी पसंद के जीन को। और ये कैसे इंसर्ट होते हैं ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स, ये नीडल इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ये नीडल सुराख करती हैं, अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो ये सुराख करती हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से ये जो दाखिल होते हैं जीन। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि the needles make a DNA can enter when these eggs are fertilized, the resulting offspring are transgenic animals। ये आपने याद रखना है, आपने एग को करना है फर्टिलाइज और उसके अंदर आपका ट्रांसजेनिक जीन अवेलेबल है, मतलब एक उसके अंदर आपका फॉरेन जीन अवेलेबल है, तो जो उस फर्टिलाइज्ड एग से जानदार बनेगा दैट विल बी ट्रांसजेनिक। ओके, नेक्स्ट बच्चों कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, आगे बहुत आसान है, आपने पॉइंट्स में याद करना है। पहला पॉइंट इसका ये है कि आप इससे बोवाइन ग्रोथ एनिमल ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं। आप इसकी वजह से आप लार्ज फिशेस बना सकते हैं। देखिए पैदावार को बढ़ाना है, लार्ज कॉज को, पिग्स को, रैबिट्स को, शीप्स को बना सकते हैं ट्रांसजेनिक की वजह से। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड फिशेस जो होती हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आके वो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब न कर दें। तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन प्लेंटेड बच्चे हैं आपको सारा इसके बारे में पता होगा कि ये ह्यूमन जीन है, जो फॉरेन जीन है, इसको हमने
डाला इस एग के अंदर, और एग को हमने यहाँ फर्टिलाइज करवा के इसके अंदर हमने डाल दिया। यहाँ से जो आगे इसकी पैदावार होगी, तो जो आपने जीन इंसर्ट किया है वो जीन जो है, अगर सपोज वो किसी चीज को पैदा करता है, किसी हार्मोन को पैदा करता है, तो सपोज किसी लाइक यहाँ लिखा हुआ है एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। ये एक जो थ्रोम्बिन का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉट कराते हैं, ठीक है ना। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 को इन्होंने, ये प्रोटीन है, इसको पैदा करने के लिए ज्यादा तादाद में पैदा करते, जैसे इंसुलिन के जीन को हम पैदा करते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग इस एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन को भी हम बना सकते हैं कि उसका जीन हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद फिर यहाँ से जब ये ट्रांसजेनिक गोट बन जाएगी, तो इसके नेक्स्ट आगे जो इसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होगी, तो उस मिल्क के अंदर भी वो आपकी पसंद का जीन का प्रोडक्ट होगा, विच इज एंटी थ्रोम्बिन 3। इट मीन्स मिल्क के अंदर वो प्रोटीन मिल जाएगी आपको, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो आपने सुना भी होगा कि जो मेडिसिन कुछ ऐसी वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग पे होती हैं, तो जो बच्चे को फीडिंग करवाती हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो जिन मतलब वो मिल्क के अंदर भी जो है उनकी रिलीज हो सकती है, यूरिन के जरिए से भी उनकी रिलीज होती है, मेडिसिन की होती है। तो इसलिए जो बच्चे को दूध पिलाती हैं माएँ, तो उन्हें ये मना किया जाता है कि आप फला मेडिसिन जो है वो आप न लें, बच्चे को नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। तो इसका जो आपको बताया वो ये है कि जीन आप फार्म एंटर करते हैं किसी भी, सपोज यहाँ पर गोट की एग्जांपल है, तो ये गोट बन जाती है, ट्रांसजेनिक बन जाती है, और उसके बाद फिर इसकी मिल्क के अंदर वो आपका जीन का प्रोडक्ट होगा, विच इज एंटी थ्रोम्बिन 3 होगा। जीन फार्मिंग के बारे में आप जानते हैं कि जीन फार्मिंग जो है, इसका मतलब फार्मिंग, इसका मतलब है लेबोरेटरी में चीजों को पैदा करना। और यहाँ पर जो आपको, जैसे तो आपको बताया कि ये एनिमल मिल्क के अंदर भी आप वो जो उस जीन का प्रोडक्ट है विच इज प्रोटीन, वो वहां से आप हासिल कर सकते हैं, लाइक एंटी थ्रोम्बिन 3 जैसे आपको बताया, ये आप वहां से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक में डायग्राम जो दी हुई है, जो अभी हमने देखी भी सही, डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि आपने जीन इंसर्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद डोनर एग के अंदर उसको फर्टिलाइज किया गया, जाइगोट जो है वो होस्ट के अंदर डाला गया, होस्ट फीमेल में, जिसके अंदर जो है वहां पर जो उसका मिल्क पैदा हुआ, उस मिल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो था वो सिक्रीट हो गया। सो ये जो कुछ पेज पे स्लाइड पे लिखा हुआ है, यही कुछ उस डायग्राम के अंदर भी मेंशन है। अब साइंटिस्ट जो है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन एबल टू जेनेटिकली इंजीनियर माइस टू प्रोड्यूस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन देयर यूरिन इंस्टेड ऑफ मिल्क। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल ये है कि जो यूरिन है, व्हाई यूरिन इज प्रेफरेबल वेहिकल फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट देन मिल्क। ये आपने याद रखना है, यहाँ तक सवाल है जो हाईलाइट किया हुआ है। ये हमारे इस जो लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट पॉइंट है कि यूरिन जो है उसको हम प्रेफर क्यों करते हैं एज बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एज कम्पेयर टू मिल्क। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो यूरिन में से भी निकलता है, जो आपकी पसंद का जीन होगा इंसर्ट करेंगे, जाइगोट के अंदर डेवलप होगा, जाइगोट बनेगा, उसके बाद फिर हम उसको इंसर्ट करेंगे एक फीमेल होस्ट के अंदर, उसकी डेवलपमेंट होगी, मिल्क पैदा होगा, यूरिन भी उसका आएगा। तो मिल्क के अंदर क्या वो प्रोडक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। यूरिन के अंदर आएगा? जी आएगा। तो यूरिन, क्या यूरिन में से बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को हम हासिल करना आसान है या मिल्क को? तो यहाँ सवाल है कि यूरिन क्यों प्रेफरेबल वेहिकल है। तो आंसर इज, इसको पॉइंट्स में लिखेगा, 3 पॉइंट्स क्या होंगे। नंबर 1, ऑल एनिमल्स इन द हर्ड यूरिनेट। सारे एनिमल यूरिनेट करते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती है मिल्क। पहली बात ये है, यूरिन सब में पैदा होता है, इसलिए आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाएगा। मिल्क जो है वो सिर्फ फीमेल में पैदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, एनिमल स्टार्ट टू यूरिनेट एट बर्थ। अगला पॉइंट है कि एनिमल जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं यूरिनेशन जैसे बर्थ होती है, लेकिन जो फीमेल होती है वो प्रोड्यूस मिल्क करती हैं तब वो, जब वो मैच्योर होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट कि जो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द यूरिन, दैट इज वेरी इजी और लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू मिल्क।
तो ये आपने याद रखना, ये 3 पॉइंट्स हैं। यूरिन को इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है, मैं रिपीट करता हूँ, नंबर 1 कि सारे एनिमल्स यूरिनेट करते हैं जबकि मिल्क सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती है। नंबर 2, जो यूरिनेशन होती है वो टाइम ऑफ द बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, जबकि मिल्क प्रोडक्शन जो होती है मैच्योरिटी लेवल जब आता है तब मिल्क प्रोडक्शन होती है। और तीसरी चीज कि प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द यूरिन इजी है, लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मिल्क। ये था हमारा लेक्चर आज का। थैंक यू सो मच। इसे लाजमी याद कीजिएगा और अगर आपके माइंड में कुछ सवाल हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही आपने याद रखने हैं और एट द एंड ऑफ द चैप्टर में आपको इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा।